अब मैं विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के वरिष्ठ शिक्षक एवं वर्तमान मानविकी संकाय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करता हूं कि पूर्व मानविकी संकाय अध्यक्ष एवं अध्यक्ष प्रोफेसर प्रभाकर पाठक जी को मंच पर आसीन कराएं। अब मैं विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर उमेश कुमार जी से अनुरोध करता हूं कि वर्तमान संकाय अध्यक्ष को मंचासीन कराएं। अब मैं मगध विश्वविद्यालय से आए हुए पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर पीयूष कमल सिन्हा जी को मंचासीन कराएं। विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के विश्वविद्यालय हिंदी विभाग कोलकाता से डॉक्टर राम प्रवेश रजक जी पधारे हैं, उन्हें भी मंचासीन कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं विश्वविद्यालय के वरीय शिक्षक प्रोफेसर सुरेंद्र प्रसाद सुमन जी से अनुरोध करता हूं कि वे मंच पर आए, मंच पर आसन ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मंचासीन अतिथियों विद्वानों का बहुत बहुत स्वागत है। सभागार में उपस्थित पूर्व संकाय अध्यक्ष एवं अध्यक्ष प्रोफेसर एच.के. सिंह जी उपस्थित हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। वर्तमान संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर ए.पी. जायसवाल जी हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग के यशस्वी अध्यक्ष प्रोफेसर मुनेश्वर यादव जी उपस्थित हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। विश्वविद्यालय भूगोल विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर अनुरंजन जी हमारे बीच उपस्थित, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। स्नातकोत्तर विभाग से आए शिक्षक, विभिन्न महाविद्यालयों के शिक्षक, शोधार्थी एवं मीडिया कर्मी सबों को इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर अजीत कुमार वर्मा जी कर रहे हैं, उनकी अनुमति से मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं। सर्वप्रथम आगत अतिथियों से अनुरोध है कि दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुरुआत करें। आप लोगों के आशीर्वाद के बगैर यह कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। शिक्षक प्रोफेसर गजेंद्र प्रसाद जी का आगमन हुआ है। अभी वो वर्तमान में टीसी के पद को सुशोभित कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं आगत अतिथियों से अनुरोध करता हूं कि राष्ट्रकवि दिनकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर कृतार्थ करें।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं विश्वविद्यालय नाट्य एवं संगीत विभाग के छात्रों से अनुरोध करता हूँ कि वे बिहार गीत और कुल गीत को प्रस्तुत करें। साथ ही अनुरोध है कि जितने भी आगत अतिथि हैं, विश्वविद्यालय के संकाय अध्यक्ष हैं, शिक्षक हैं, शोधार्थी हैं, बिहार गीत और कुल गीत के अवसर पर खड़े हो जाएं। सत सत वंदन बिहार, तू वाल्मीकि रामायण, वैशाली कालों के कंठ, तू बोधिसत्व की करुणा है, तू महावीर का शांतिवन, तू नालंदा का ज्ञान दीप, तू ही अक्षत चंदन बिहार, तू है अशोक की धर्म ध्वजा, तू गुरु गोविंद की वाणी है, तू आर्यभट्ट तू शेषा, तू कुंवर सिंह बलिदानी है, बापू की है कर्मभूमि धरती का नंदन वन बिहार, तेरी गौरव गाथा विश्व शांति का दूत, लौटेगा खोया स्वाभिमान, अब जाग चुके तेरे सपूत, अब तू माथे का विजय तिलक, तू आँखों का अंजन बिहार, तुझको सत सत वंदन बिहार, मेरे भारत के कंठहार। नारायण युत ललित विश्वविद्यालय ज्ञान प्रदाता, मिथिलांकित महामणि मरमर, नारायण युत ललित विश्वविद्यालय ज्ञान प्रदाता, रक्त कमल सम सुशील तड़ाग विभासित छाया, मान मकान लोक सुत गंधित काया, मिथिलांकित महामणि मरमर, मुद्रालय परिधाता,
उदित अंक अनुसारा कमल अष्टदल तंत्र मंत्र सट उदयंत परिवारा मुदित महामणि मणिमय हरि हरि विराट ध्रुव तारा मातु जानकी कामेश्वर नित सुचि चिर नकारा जनक भारती आर्यवल विद्यापति ज्योतित सारा ईमान सकित नैयायिक हो जगराज निकर सब प्यारा मिथिला मुदित महामणि मणिमय महल परिक्राना साथ प्रबंधन रौद्रगिरि के साथ प्रबंधन रंजन युग जन प्रिया विविध सर्ग विषयादि सुशिक्षण वृत्ति जनित हर प्रिया मिथिला भरत भूमि भूमंडल विशुद्ध नभ उदगाता सिद्ध सर्वोपरि अभिनव मनुज विधाता मिथिला मुदित महामणि मणिमय महल परिक्राना कर्तव्य ध्वनि नहीं करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार गीत और पूर्व गीत प्रस्तुत कर रहे थे विश्वविद्यालय नाट्य एवं संगीत विभाग के छात्र। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माननीय की संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर चंद्रभानु प्रसाद सिंह जी से अनुरोध करता हूं कि आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर अजीत कुमार वर्मा जी को पाक चादर और स्मृति चिन्ह से सम्मानित करें। अब मैं पुनः माननीय की संकाय अध्यक्ष महोदय जी से अनुरोध करता हूं कि वो पूर्व संकाय अध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष प्रोफेसर प्रभाकर पाठक सर का पाक चादर में स्मृति चिन्ह से सम्मानित करें।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर उमेश कुमार जी से अनुरोध करता हूं कि वो वर्तमान मानविकी संघ के अध्यक्ष एवं हिंदी विभाग के वरिष्ठ शिक्षक प्रोफेसर चंद्रभानु प्रसाद सिंह जी का पाक चादर एवं स्मृति चिन्ह से सम्मानित करें। अब मैं पुनः विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के अध्यक्ष जी से अनुरोध करता हूं कि मगध विश्वविद्यालय से आए हुए विश्वविद्यालय इतिहास विभाग के यशस्वी अध्यक्ष प्रोफेसर पीयूष कमल सिन्हा जी का पाक चादर और स्मृति चिन्ह से सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के वरीय शिक्षक प्रोफेसर प्रोफेसर सुरेंद्र प्रसाद सुमन जी से अनुरोध करता हूं कि वे कोलकाता विश्वविद्यालय से आए हुए शिक्षक डॉक्टर राम प्रवेश रजक जी का पाक चादर स्मृति चिन्ह से सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं सीएम महाविद्यालय के अध्यक्ष श्री अखिलेश कुमार राठौर जी से अनुरोध करता हूं कि विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के वरीय शिक्षक डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद सुमन जी को पाक चादर स्मृति चिन्ह से सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद राठौर जी। अब मैं स्वयं विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर उमेश कुमार जी को सम्मान कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आगत अतिथियों मंचासीन अतिथियों से अनुरोध करता हूं, इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के अवसर पर एक स्मारिका का प्रकाशन किया गया है, जिसमें 106 शिक्षक एवं शोधार्थियों के शोध सारांश हैं। अनुरोध है कि वे इस स्मारिका का विमोचन कर कृतार्थ करें।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में आगत अतिथियों के स्वागत के लिए मैं प्रोफेसर उमेश कुमार, अध्यक्ष विश्वविद्यालय हिंदी विभाग को मंच पर आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद गुप्ता जी। आज हम अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में उपस्थित हुए हैं और हिंदी विभाग के लिए यह सौभाग्य की बात है कि पहली बार दिनकर चेयर के तत्वावधान में पहली बार इस संगोष्ठी का आयोजन हो रहा है। यह कार्यक्रम विश्वविद्यालय के जितने महाविद्यालय हैं सबको यह सूचना दी गई थी और आप सब आए हैं और आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं मंचासीन जो विद्वजन हैं उनका परिचय कराता हूं और स्वागत के साथ सबसे पहले हमारे वरिष्ठ शिक्षक इस विश्वविद्यालय के हमारे विभागाध्यक्ष के प्रोफेसर अजीत कुमार वर्मा जी हमारे बीच उपस्थित हैं और यह सुखद अनुभूति है कि पहली बार मैं इनका छात्र रहा हूं और पहली बार इनका स्वागत कर रहा हूं इस मंच से। हमें बड़ी खुशी हो रही है कि सर ने हमें पढ़ाया है और इसी की परिणति है कि आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो सर का बहुत बहुत स्वागत है। सर ने काफ़ी हमारे पेपर को सर से हमने बहुत कुछ सीखा और यहाँ पर स्वागत करने का अवसर मिला है तो सर का आगमन हुआ यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इसके बाद हमारे सर प्रभाकर पाठक भी उपस्थित हैं। वो भी हमारे गुरु, उन्होंने ये हमें काफ़ी मतलब दिनकर हम समझते हैं कि जिस विषय को लेकर उपस्थित हुए हैं उस विषय को बहुत पहले कुरुक्षेत्र के रूप में सर पढ़ा चुके थे हमको और हमने बहुत यही कारण था कि हमने एमए में आकर अपना स्पेशल पेपर दिनकर ही रखा था। अब सर की यह कृपा थी और उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। सर का बहुत किस रूप में किस शब्दों से मैं स्वागत करूँ, सर का स्वागत ही है यहाँ पर और यह भी एक सुखद अनुभूति है कि हमें पहली बार स्वागत करने का अवसर मिल रहा है। और उसके बाद फिर प्रोफेसर चंद्रभानु सर ने हमारे बीच सर संकाय अध्यक्ष भी हैं। उनकी महती कृपा रही है कि जब भी मैं जब महाविद्यालय में था तब भी एनएसएस के कार्यक्रम हो या किसी का कोई भी कार्यक्रम हो बराबर हमें बुलाते रहे और हम गर्व का अनुभव करते रहे हैं। आज भी विभाग में जो भी कार्य है मतलब जो भी कुछ भी करते हैं हम लोग कार्यक्रम करते हैं सर की अनुमति और सर के जो सजेशन है उसके आधार पर ही हम लोग करते हैं। सर भी गुरु हमारे हैं और सर का भी हम स्वागत करते हैं। उसके बाद हमारे बीच कलकत्ता विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग अध्यक्ष राम प्रवेश रजक जी हमारे बीच उपस्थित हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है। हमने एक बार उनको कहा कि सर आप आइए हमारे विश्वविद्यालय में तो आपको अच्छा ही लगेगा। और सर आए और एक बात कहने केवल बहुत बार कहने की जरूरत नहीं पड़ी सर को। सर का इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। इसके भी प्रोफेसर पीयूष कमल सिन्हा जी हमारे मित्र ही हैं और इतिहास के शिक्षक हैं। दिनकर भी इतिहास के ही थे लेकिन हिंदी में उनकी मतलब जो पैठ बनी वो इतिहास के बाद ही बनी। पीयूष कमल सिन्हा जी उपस्थित है मगध विश्वविद्यालय से। मैं उनका स्वागत करता हूँ। मैं पीयूष कमल सिन्हा जी के साथ
IIS में रिसर्च सेंटर में 1 महीने का काम कभी कर चुका हूँ शिमला में। तो काफ़ी कुछ उनसे सीखने का भी मौका मिला था, क्योंकि वरिष्ठ हैं, तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे सहकर्मी हैं सुरेंद्र सर सुमन जी, वो भी इस मंच आसीन हैं, मंच पर उपस्थित हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ। और हम समझते हैं कि हिंदी विभाग में यदि मिलकर काम करने की बात होती है तो इस सबसे बड़ा उदाहरण सुमन जी हमारे हैं, और सुमन जी से बड़ा सहयोग मिलता रहा है, अब सबका सहयोग मिलता रहा है। इसलिए सबको बहुत बहुत स्वागत है। फिर आप लोग मीडिया के बंधु आए हुए हैं, हमारे वो छात्र छात्राएं हैं वो भी उपस्थित हैं, हमारे सामने बैठे हुए जो प्रिंसिपल साहब हैं, और मतलब सारे जो जितने शिक्षकगण हैं, नाम न लेते हुए हम सारे शिक्षकगण का स्वागत करते हैं। हमारे शोधार्थी जो भी उपस्थित है यहाँ, हम सबका स्वागत करते हैं। और उनका भी स्वागत है जो अभी सर उपस्थित नहीं हो पाए हैं, अभी हमारे कुलपति महोदय, कुल सचिव महोदय जी, उनका भी आगमन होगा, क्योंकि कार्यक्रम समय से मतलब प्रारंभ करना था। और इस कार्यक्रम में जर्मनी से और मॉरिशस से भी लोग जुड़े हुए हैं। जर्मनी से राम प्रसाद भट्ट जी हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ हैम्बर्ग, तो उनका भी स्वागत है। कहीं भी माली जुड़े हुए हैं तो उनका स्वागत है। मॉरिशस से सुरुचि रघुनंदन जी जुड़ी हुई है, श्री राम सिंह राइटर हैं वहाँ हिंदी के, तो इसीलिए उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। यदि लिंक मिल जाता है तो उनको भी हम लोग सुनेंगे। तो इस तरह हम सबका स्वागत करते। विषय के लिए तो हमारे सर हैं, सर बताएंगे। और बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वसुंधरा दिनकर राष्ट्रीय अस्मिता और स्वाभिमान के कवि थे। उनकी कविताओं में प्रणय का कोमल आवेग है, तो क्रांति का शंखनाद भी है। दिनकर की धरती में जन्म लेने वाले विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष एवं वर्तमान मानविकी संघ का अध्यक्ष मंच पर विराजमान हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं वे मंच पर आएं और आज की संगोष्ठी का बीज वक्तव्य प्रस्तुत करें। आज इस समारोह के अध्यक्ष परम श्रद्धेय प्रोफेसर अजीत कुमार वर्मा जी, आदरणीय प्रोफेसर प्रभाकर पाठक जी, कंवर सिन्हा जी, राम प्रवेश जी, विभागाध्यक्ष दिनेश जी, सुमन जी, और सामने बैठे पूर्व वाणिज्य संकायाध्यक्ष हरिकृष्ण बाबू, वर्तमान संकायाध्यक्ष लक्ष्मण प्रसाद जायसवाल जी, चंद्रकांत रमन जी, रंजन जी, ईश्वर बाबू, वीरेंद्र जी, और बहुत पीछे 3 महापुरुष बैठे हैं जो लोग से बचना चाहते हैं। मैथिली विभाग के अध्यक्ष रमन जी, अशोक कुमार मेहता और सुरेश पासवान, आप तीनों से अनुरोध है कि आगे आकर स्थान ग्रहण करें, क्योंकि आप सबकी नजर में हैं, इसलिए हमारा अनुरोध होगा कि आप आगे आकर स्थान ग्रहण करें। हमारे शिक्षक साथी और छात्र छात्रा, कुलपति महोदय पटना इधर दुनिया के रास्ते में है और वो द्वितीय सत्र में सम्मिलित होंगे, और कुल सचिव 12:15 के आसपास हमारे साथ होंगे। मेरी तबीयत कल से बहुत खराब है। आज विभाग का
ये आयोजन इंटर चेयर के तहत है और वर्षों के प्रयास के बाद अधिकतर चेयर विश्वविद्यालय हिंदी विभाग में स्थापित हुआ है। आगामी चेयर और इंटर चेयर ये दो महत्वपूर्ण चेयर बने और जून में हम लोगों ने आगामी चेयर के तहत संगोष्ठी की थी और ये इंटर चेयर के तहत आयोजन हो रहा है और इस चेयर की स्थापना के लिए कुलपति महोदय और सचिव महोदय के प्रति विशेष कृतज्ञता ज्ञापित है कि वर्षों से जो मांग हम लोग की रही लगभग 20 वर्षों से उसकी उठाव जाकर रही है। ये सौभाग्य हमारा है कि बिहार में विद्यापति ऐसे पहले कवि हैं जिनको राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली और उसके 600 वर्षों के बाद इनकर दूसरे कवि थे जो प्रांतीयता की सीमाओं पर काम कर राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित और जवान गुरु की कवि बाबा नारायण तो हमारे धरोहर है ही। विद्यापति चेयर विश्वविद्यालय में विभाग में है होना भी चाहिए और ये दो चेयर विश्वविद्यालय हिंदी विभाग में होता है और जिनकर का जो लेखन है स्वाम चिंतन है उस पर यह चेयर निरंतर काम करती है और उसी को ध्यान में रखकर इस वर्ष भारतीय अस्मिता और भीतर का साहित्य यह विषय रखा गया है और भारतीय अस्मिता की तलाश आधुनिक रूप में भारतीय हरिश्चंद्र से शुरू होती है और वह हमारे स्वाधीनता आंदोलन का प्रथम चरण है। इसके पहले 200 वर्षों तक श्रृंगारिक कविताएं लिखी गई और उसके पूर्व लगभग 350 वर्षों तक भक्ति काव्य रचा गया और उससे पूर्व पिंगल और पिंगल साहित्य। तो आप देखिए तो मध्य युग के लगभग 550 वर्षों तक राष्ट्र नहीं है, भक्ति है या स्वीकार है और ये राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय नवजागरण का प्रभाव रहा कि भारतीयता की तलाश भारतीय भाषाओं में शुरू हुई और ये केवल हिंदी में नहीं बल्कि उर्दू में मिर्जा गालिब और बहादुर शाह जफर उस भारतीयता की तलाश करते हैं जिस भारतीयता की तलाश भारत दुर्दशा में करती है और पहली बार भारतवासियों को भारत की दुर्दशा पर रोने के लिए आमंत्रित किया। अब हम सब मिलकर रोनो भारत भाई भारत दुर्दशा में यह भारतीयता की तलाश आप देखेंगे तो लोकमान्य तिलक की गीता रहस्य में है। ये महात्मा गांधी ने जो गीता पर कमेंट्री लिखी है उसमें है और डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उसकी भारतीयता की तलाश पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं और ये महज संयोग नहीं है कि संस्कृति के 4 अध्याय की भूमिका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी और संस्कृत के 4 अध्याय में भारतीयता की तलाश का विराट किया और यह भारतीयता या भारतीय अस्मिता तो अंग्रेजी में आइडेंटिटी कहते हैं यह दिनकर के रचना करने के उनकी विश्व दृष्टि के केंद्र में भारतीयता और वह भारतीयता कट्टर भारतीयता दिनकर जी भारत की तलाश करते हैं लेकिन भारत व्याकुल नहीं और भारत व्याकुल लोगों से भिन्न दिनकर की दृष्टि है। दिनकर परम आस्तिक और वो देवघर में जाकर अपनी कविताएं सुनाते थे बाबा देवघर शिव को और उसी में 1934 में नाचो नाचो हे नटवर घर
कविता सुना रहे थे, उसी समय भूकंप आ गया। लोगों ने कहा कि दिनकर जी ने भगवान शिव से तांडव नृत्य का अनुरोध किया, सचमुच तांडव करने लगे और उनकी मृत्यु जो 24 अप्रैल 1974 को हुई थी तिरुपति में। तो महादेव बालाजी को अपनी कथाएं सुनाने गए। वो परम आस्तिक थे, वो भगवान में विश्वास करते थे, लेकिन कट्टर भारतवादी, कट्टर हिंदू नहीं। जब हम भारतीयता की बात करते हैं तो वह भारतीयता हिंदुत्व नहीं, वह भारतीयता जो हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों और पारसियों के समन्वित प्रयास से भव्य भारतीय राष्ट्र का निर्माण होता है, उसकी प्रस्तुता रहे राष्ट्रपति रामधारी सिंह दिनकर। इसलिए दिनकर में आप देखेंगे कि जब ये कट्टर राष्ट्रीयता आई द्वितीय विश्व युद्ध के समय, और खासकर हिटलर की वह कट्टर राष्ट्रीयता और एक दंश आया पूरी दुनिया में, और लगा कि पूरी दुनिया ध्वंस के कगार पर खड़ी है। और तब हिटलर की कविता आई थी राष्ट्र, कहा कि खंड प्रलय हो चुका राष्ट्र देवता सिद्धार्थ, खंड प्रलय, द्वितीय महायुद्ध खंड प्रलय है, और द्वितीय महायुद्ध हुआ था कट्टर राष्ट्रीयता के। जब हम धर्म और राष्ट्र इस संदर्भ में कट्टर होते हैं, उसे असहिष्णुता बढ़ती है, और दिनकर ने अपनी रचनाओं में असहिष्णुता का निषेध किया, और आज इसलिए दिनकर सबसे अधिक प्रासंगिक लगते हैं। दिनकर ने संस्कृति के 4 अध्याय जो भारत की सामासिक संस्कृति है, उस सामासिक संस्कृति की वकालत की है, और वह संस्कृति हिंदू, इस्लाम, सिख, ईसाई से बड़े है। और आप देखेंगे तो ये जो भारत की संस्कृति गतिमान गई, स्थिर गई, वेद में जो ऋचाएं हैं उसका निषेध आदि दृष्टि करती है। जो लोग वेद की चर्चा करते हैं भूल जाते हैं कि वेद में ऐसी ऋचाएं हैं जो आज कट्टर हिंदुओं को स्वीकार्य नहीं हो सकती। और इसलिए ये द्विवेदी जी कहते थे, राइट का द्विवेदी, कि ये भारतीय संस्कृति क्या है? तो दादा का हुक्का, हुक्का का चिलम फूट गया बदल दिया, बीच वाली धरती फूट गई बदल दिया, नीचे का बदना फूट गया बदल गया, हुक्का का सब कुछ बदल गया, लेकिन हुक्का हुक्का ही। भारत में आर्य, आर्य, शक, हूण, पठान, बलूच, मुगल, डच, फ्रेंच, अंग्रेज सब आए और यही रहे। इसलिए रविन्द्रनाथ ठाकुर कहते हैं कि ये महामानव सागर की है। कहते हैं हे थाय आर्य, हे थाय अनार्य, कहा कि महामानव सागर की, और इसमें सारी जातियां, सारे धर्म, सारी विचारधाराएं निमज्जित, और इस क्रम में भारतीयता का निर्माण होता है। इसलिए दिनकर की जो भारतीयता है वह कट्टर हिंदूवादी नहीं है, कट्टर राष्ट्रवादी नहीं है, बल्कि धर्म और भौगोलिक सीमाओं से परे इस देश की जो भव्य वैचारिक और सांस्कृतिक परंपरा रही है उसकी प्रस्तुता है दिनकर। तो कहते हैं कि किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं, तुझको या तेरे नदीश गिरिवन को नमन करूं। वो भारत की तलाश प्रश्नाकुल होते हैं दिनकर, और यह प्रश्नाकुलता एक ऐसे भारत की तलाश करती है जो धर्म, संप्रदाय और भौगोलिक सीमाओं से परे। दिनकर के लिए भारत राष्ट्र का अर्थ भारत की जनता, भारत के किसान मजदूर है, और इसलिए स्वाधीनता प्राप्ति के बाद जब लाल किला में पंडित नेहरू ने कवि दरबार का आयोजन किया था तो दिनकर ने वो कविता सुनाई थी
कि सर्दियों की ठंडी बुझी रात सुबह उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन खिचलाती है, रखता घर घर आज सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। ये जनता के कवि है और इसलिए जनता के पक्ष में आजीवन दिनकर संघर्ष करते रहे और ऐसे जनता के कवि कट्टरता की सीमाओं से बढ़े। और मित्रों, जैसा कि मैंने कहा, एक मेरी तबियत बहुत ठीक नहीं है, गला भी फंसा हुआ है और मुझे केवल बीच वक्त ही डालना अब बहुत हाथ बात भी निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वस्तुतः आपने दिनकर के संपूर्ण काव्य सृजन का संक्षिप्त ब्यौरा प्रस्तुत किया। सच्चे अर्थ में दिनकर जनता के कवि तो थे ही, तभी तो आजादी के बाद जब पहली वर्षगांठ मनाई जा रही थी तो देखा कि आजादी तो भारतवासियों के लिए छलावा सिद्ध हो रहा है, तो उन्होंने वर्षगांठ कविता लिखी थी। इसकी कुछ पंक्तियां निवेदित है। उन्होंने कहा था कि टोपी कहती है मैं थैली बन सकती हूँ, कुर्ता कहता है मुझे बोरिया ही कर लो, ईमान बचाकर कहती हैं आंखें सबकी, बिकने को हूँ तैयार खुशी हो चाहे जो दे दो। तो सचमुच में आज की स्थिति बहुत भयावह है। उनकी कविता आज भी प्रासंगिक है। इसी क्रम में मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के पूर्व संकाय अध्यक्ष एवं अध्यक्ष तथा आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर प्रभाकर पाठक जी को। वे अपने वक्तव्य से हम सबों को अनुग्रहित करें। तो नमन करूं मैं, इसको नमन करूं मैं, दिनकर किसको नमन करूं मैं, तेरे या तेरे कोटक की स्वर को नमन करूं, इसको नमन करूं मैं, दिनकर किसको नमन, तेरे मन में रखे बसे भास्कर को नमन करूं मैं, तेरे मन में रखे बसे भास्कर को नमन करूं मैं, अक्षर अक्षर में भावित अर्थों को नमन करूं मैं, उसको नमन करूं मैं, उसको नमन तो कल मुख्तुष्ट पर चंद्रभानु का ऐसा देखा, आज का दिन दिनकर मैं देखा, तो आज वस्तुतः मैं जो मंच पर देख रहा हूँ और जो अपने सामने देख रहा हूँ, इसमें कोई मुझे दिनकर से कम नहीं, कम से कम जो हमारी मित्रगण, हमारी बंधुगण, हमारी बंधुगण मेरे सामने बैठे हुए हैं और उनके पीछे या पार्श्व में बैठे मेरे जो छात्रगण हैं, तो भारतीय हैं, वे भी विकसित होने के लिए तैयार हैं, दिनकर की ओर बढ़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। मैं उनको भी नमन करता हूं। ज्योतिष शास्त्र में मित्रों, हमारे जो मित्र है चंद्रभान जी, उनका नाम पर चंद्र भी है और ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा और सूर्य जब एक साथ होते हैं तो वह व्यक्ति प्रशासक भी होता है और सचिव भी होता है। सोचिए जब व्यक्ति इतना विशिष्ट हो जाए,
लेकिन एक और बात है इसके विपरीत, जब दोनों एक ही दिशा में होते हैं तो बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। अमावस्या के दिन दोनों एक ही दिशा में। विश्वविद्यालय के विभाग के और मित्रों के छात्रों के प्रशासक और सचिव दोनों तो उन्हीं का तो है, उन्हीं का समायोजन है, यह उन्हीं का शुभाशीष भी है कि आज हम मिलकर जयंती पर इस तरह से खड़े हैं, बोल रहे हैं। आप सबका स्वागत। मेरे पिछले निमंत्रण पर हैं, कोलकाता विश्वविद्यालय के हैं, मगध विश्वविद्यालय के हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। मिलकर ही अस्मिता और राष्ट्रीय यह विषय अस्मिता शब्द और डॉक्टर सुखदेव सिंह ने, मेरे गुरु ने, आज और कल एक पत्रिका अब बंद हो गई। आज कल नहीं, आज और कल पत्रिका बंद हो गई। इस पर उन्होंने 5 पृष्ठ लिखे। अस्मिता शब्द ही अस्मिता, अस्मिता शब्द होना ही नहीं चाहिए। अश्मि क्रिया है, क्रिया में करता है तो वो विकल्प शब्द बनता है, और अश्मि क्रिया में जब विकल्प लगता है तो वो संधित हो जाता है। ऐसा बहुत उन्होंने लिखा था। एक और व्यक्ति थे विद्वान समय के, ऐसा क्यों हुआ? इसलिए कि अज्ञे ने सबसे पहले उस शब्द का प्रयोग निकलता है अस्मिता। तो अस्मिता बड़ा बवाल है। अश्मि मैं ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। अस्मिता अहंकार, लेकिन आज इस अर्थ में हम अस्मिता दे रहे हैं, वह अस्मिता है हमारा व्यक्तित्व, हमारा गुण, हमारी समझ, हम अपने भीतर कितने प्रविष्ट हैं, इसका अर्थ है अस्मिता। और इस अस्मिता के संबंध में हमें विचार दिनकर की अस्मिता क्या है, पहले इस पर हम विचार। दिनकर की कविता है ओंकार में, पहली कविता है परिचय। शरीर हूँ या विकारावार, कविता की पहली पंक्ति है शरीर हूँ या विकारावार। प्रश्न से शुरू, कविता प्रश्न। दिनकर की है शैली, अटूट शैली, अकाट्य शैली, और मैं इस दिनकर पीठ के इस दिवस पर यह अनुरोध करूंगा अपने मित्रों से भी और छात्रों से, अगर इस पर अध्ययन नहीं हुआ है, दिनकर के काव्य का या दिनकर रचनाओं का शैली वैज्ञानिक अध्ययन, तो वो होना और वो अवश्य। और मैं चाहूंगा कि वह दिनकर पीठ हमारे ने कहा तो इसके अधीन कोई योद्धा तैयार हो। इसी संदर्भ में मैं यह भी कहूंगा कि रामविलास शर्मा भी हमारे बीच में होना चाहिए। रामविलास शर्मा निराला की साहित्य साधना उन्होंने इस प्रकार घोषित किया, उसी तरह से दिनकर की भी साहित्य साधना पर एक या दो खंडों में उनकी समझ रचनाओं, उनके गत और पद्य हमें विचार करना चाहिए। एकत्रित रूप अरे कितना हो, मैं समझता हूँ दिनकर ने जितना लिखा है वो 60-65 पुस्तकें होंगी प्रायः। कितने शब्द, कितने प्रश्न, 12-15 हजार प्रश्न होंगे। उसको आप 4-5 हजार प्रश्न में चाहे समेट कर बहुत अच्छा यह मैं आज के दिन सबसे अनुरोध करना चाहूंगा, अनुरोध करता हूं। और मैं अपने नौजवानों को, अपने शोधार्थियों को चुनौती भी देता हूं, खड़े हो,
दिनकर ने क्या कहा? दिनकर की अस्मिता क्या है? नींद कहाँ उनकी आंखों में जो ढूंढते मतवाले, गति की फिजा और पड़के पग में जब छाले। बैद्यनाथ धाम जाने वाले ही समझते हैं कि जब पैर में छाले पड़ते हैं तो दबा कर जब वे चलते हैं तो कितना मजा आता है ना मजा, कम से कम 50-60 किलोमीटर तो खूब मजा आता है, लेकिन उसके बाद आनंदित हो जाता है, हो जाता है जब वो थोड़ा कुछ जाता है। मैं चुनौती देता हूँ अपने छात्रों को, शोधार्थियों को और अपने मित्रों से भी आग्रह करता हूँ कि ऐसा कुछ स्पीच के अंतर्गत अवश्य होना चाहिए कि जो अब तक नहीं हुआ और बहुत कुछ नहीं हुआ, इनका पर बहुत अस्मिता की बात, तो थोड़ी अस्मिता की बात कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा। मैंने शुरू किया था कि कहा दिनकर ने प्रश्न, उनकी प्रश्न शैली देखी। ओंकार की पहली कविता की पहली पंक्ति प्रश्न वाक्य से शुरू होती है, सजीव पूजा की पारावार में क्या कहेंगे। और कुरुक्षेत्र कैसे आरंभ होता है? प्रश्न शैली। वह कौन रोता है? इतिहास के अध्याय। यह दूसरी पुस्तक में आरंभ होने देते, ओंकार की इस कविता के आरंभ होने देते और परशुराम की प्रतिष्ठा के आरंभ। तो अभी गर्दन पर किसका भार भी होते हो, इसका कलन को सिंहों को चलाते हैं घर सजा का, शीतल करते हैं अनल अमुक प्रजा का, यह पाप उनका हमको मार गया है। अब उन्हीं संत की लाश यहाँ ढोते हैं। ये तीनों का परशुराम की शिक्षा, भाग और ओंकार की पहली कविता प्रश्न वाक्य दिनकर की प्रश्न शैली पर भी दिनकर के काव्य की प्रश्न शैली पर भी एक अच्छा आलेख तैयार हो सकता है। ऐसा करो प्यारो, कुछ ऐसा करो, कभी कुछ ऐसी तार उठाओ जिसके एक हिलोर घर से जाए, एक हिलोर घर से आए, कभी कुछ ऐसी काम जिससे उछल उछल मच जाए। बाल किसी करवावी केवल पीठ की स्थापना मुझे प्रसन्नता नहीं देगी। मैं भी हूँ आपके साथ, मैं केवल चुनौती ही नहीं दे रहा हूँ, मैं भी आपके साथ। आप जो भी मेरे लेखन का सहयोग चाहेंगे, जो भी मेरे मस्तिष्क का उपयोग चाहेंगे, वो मैं दूंगा। उसी हुंकार में, उसी हुंकार की पंक्तियों में दिनकर की अस्मिता, सुनो क्या सिद्ध मैं गर्दन तुम्हारा, स्वयं युगधर्म की हुंकार। दिनकर अपनी अस्मिता का परिचय इस प्रकार देते हैं, सुनो क्या सिद्ध मैं गर्दन तुम्हारा, धर्म की हुंकार हूं मैं, कठिन निर्होश हूं, भीषण अशनिका, अक्षर कठिन निर्घोष हूं, भीषण अशनिका, प्रलय गांधीव की संवाद। किंकर बोलती मैं अपनी बात आपको कहना चाहता हूं। किंकर की रश्मि रथी को पढ़ाकर मेरे 3-4 विद्यार्थी ऐसे अवश्य हुए हैं जिनका नाम लिखे कर और मेरे तैयार किए हुए, और उनका ये मानना है, उन्होंने आकर कहा जब ये पदस्थ हुए तो आकर कहा कि सर आपको दिनकर की रश्मि पढ़ाते थे, संभव है लोग होंगे भी समय के जानते हैं। दिनकर की जब आप रश्मि पढ़ाते थे तो वही पढ़कर आपको सुनकर व्याख्या सुनकर सब लोग यहाँ एक लड़का रामचंद्र की से खा गए, असम किले के शिव होने के बाद वो आया था, उसने ही कहा था कि रश्मि रखी थी आपकी पढ़ाई। तो दिनकर को मेरे, दिनकर की पंक्ति मेरे सामने आनी चाहिए, मैं आपको उठने कहा हूँ, अभी भी उठने नहीं, एक पंक्ति आनी चाहिए। दिनकर मेरे लिए ऐसे
कभी मैंने नहीं को तो अश्विता दिनकर की वे आ इनका तो कहते हैं अग्निहरण समाज में कहते हैं अग्नि ही नहीं जल दिनकर में दोनों तत्व समाज तरलता भी है और पाचकता भी है दाहकता भी है और प्रकाशकता भी अग्नि के तीनों गुण और जल के दो गुण अग्नि के तीन गुण पाचकता दाहकता और प्रकाशकता आपके पेट में है तो प्रकाशी है आपके लयकर्म में है बिजली में है तो प्रकाश देती है और तूफान आता है तो आपके घर को जला ये अग्नि है जलकर और जल के साथ चतुराई कीजिएगा तो जल आपको डुबोए और जल को समर्पित हो जाइएगा तो जल आपको किनारे यह जलकर का विशेष जलकर आप भी हैं और जल भी हैं आप उनकी सारी कविता पढ़िए उनकी 30 या 35 जो भी काव्य है उसको पढ़िए आपको उसमें ज्योति अनल आग जल परावार ये शब्द सर्वाधिक मिले जिनकर की इसी हुंकार की कविता पर परिचय पर इतने विशेषणों का प्रयोग है कि किशोरीदास वाजपेयी ने कहा तो उनको जिनकर आप विशेषणों का बहुत प्रयोग करते हैं किशोरीदास वाजपेयी ने कहा आप विशेषणों का बहुत प्रयोग करते हो और विशेषणों का जो अधिक कवि प्रयोग करता है तो भावों की रंगता होती है उसके पास का बड़ा मधुर और कुछ संबंध था किशोरीदास अपने परिवार के संबंध में भी बहुत सारे पत्र वो लिखे हैं जब ये वाजपेयी जी ने कहा देखिए क्या बात क्या क्या उत्तर है ये आग है ये आग वाजपेयी जी कहते हैं इतना खरा शब्द है ऐसे कवि के प्रति ऐसे व्यक्ति के प्रति तो पुंगव वो कहते हैं कि जो कवि जितने ही अधिक विशेषणों का प्रयोग करता है उसमें भाव की रंगता उतनी ही अधिक होती है दिनकर का उत्तर था आप व्याकरण आप व्याकरण आप बनावट है बनावट देखिए जवाब देखिए जैसा सजीला जवाब वैसा ही कुटिला उत्तर आप व्याकरण है आप व्याकरण है आप बनावट है और मैं तो कवि हूं मैं तो सजावट जानता हूं सजावट मैं सजावट करता बिना सजावट का कवि यार अगर सजावट को छोड़ दो उपमान उपमेय को छोड़ दो तो कालिदास कहीं है कालिदास कहीं और विशेषणों का प्रयोग तो कालिदास ने कमाल किया श्लोक है कालिदास का शकुंतला के सुंदर वर्णन में जो कृष्ण देखता है तो उसमें थक जाते हैं कालिदास विशेषणों का प्रयोग करते करते अंत में थक जाते हैं पर कहते हैं कि भाई अब मेरे पास नहीं है कोई विशेषणों का ऐसी बात अनाघातम पुष्पम किशोरे मरुनन परत भैरनाम रक्तम नवमनु मनात्वादिवृत समम अखंडम पुण्यानाम फलमिव मजाले भोक्तारं कवि संतस्था अब देखिए क्या बात कहे विशेषणों का प्रयोग देखिए असुम है पुष्प की तरह शकुंतला का सौंदर्य अछूवे पल्लव की तरह शकुंतला का सौंदर्य है और अनवित मोती की तरह है शकुंतला का सौंदर्य नए ताजा मधु की तरह है जिसका किसी ने रसास्वादन नहीं किया है शकुंतला का सौंदर्य अंत में थक जाता है कभी
विशेषण अब नहीं मिलता है तो कहता है अखंड पुण्यानाम फलम। किसी तपस्वी के अखंड पुण्य के फल की तरह शकुंतला का संघर्ष है। भजानी भोक्तारम कम पता नहीं विधाता किसने फल की अस्मिता। अभी एक फल की वृत्ति थी मेरे संस्थान की है, इसको नमन करूं मैं, भारत को नमन करूं मैं, किसको या तेरे मनीष की बन को नमन। संपूर्ण देश, समूचा राष्ट्र जब भी मिलकर बोलते हैं तो उनकी वाणी में सारा देश, समस्त राष्ट्र बोलता है, सारे लोग बोलते हैं और समस्त देश की अस्मिता बोलता है, समस्त देश की भाषा बोलता है, समस्त देश की भावना बनती है, समस्त देश की हिंसा अहिंसा सब बोलती है। संपूर्ण देश का युद्ध और संपूर्ण देश की शांति बनती है। दिनकर की अस्मिता ऐसी ही है। दिनकर की अस्मिता उनके भीतर टूटा नहीं। आप कह सकते हैं कि उपन्यास टूट गया, आप कह सकते हैं कहानी टूट गई, लेकिन नहीं, कहानी तो नहीं ही टूटी है। उजली आग संपूर्ण लघु कथाओं का शिकार है। इतने उसमें मर्मांतक वाक्य, आज जो आप मोटिवेशनल करते हैं, फेसबुक पर खोजते हैं मोटिवेशनल भाषण, उजली आग पढ़िए बन जाओगे मित्रों। उजली आग पढ़कर, जैसे मैंने कहा ना कि इसमें गोकार विद्यार्थियों को पढ़ाया तो बहुत खेल, आप उजली आग पढ़ो। आदमी का देवट इसमें कहा है कि छोटी सी लोग कथाएं हैं, आदमी के देवत्व को ब्रह्मा ने उसके भीतर ही स्थापित कर दिया कि वो खुद नहीं समझ सके। आप समझ पाते हैं अपने को? ये चीजें दिनकर में है। दिनकर ने घटी छोड़ा है, इसलिए मैं आपको चुनौती देता हूँ, फिर से अपना विभाषण समाप्त करते हुए मैं ये कहता हूँ कि भाई इस दिनकर बीच के चंद्रभान जी मैं आपको संबोधित करता हूँ, आप मेरे साथ हैं और साथ में रहेंगे। मैं 10 वर्षों की गारंटी अपने आप के लिए आपको देता हूँ। तो कुछ ऐसा किया जाए कि दिनकर बीच का अभिवर्धन हो, उसका स्वीकार हो और हम भी गौरवान्वित हों। एक बात को रामविलास शर्मा को खोजा जाए या स्वयं एक टीम बनाई जाए, जैसे डॉक्टर नगेंद्र ने बनाई थी अपने इतिहास के लिए, इस पच्चीस में बनाई थी, वैसे बनाई। धन्यवाद मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप ओजस्वी वक्ता तो हैं ही, आपके वक्तव्य में के शब्द से ओज प्रस्फुटित होता है। ओजस्वी वक्तव्य के लिए एक बार पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस उद्घाटन सत्र के अंतिम कड़ी में अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के वरिष्ठ अभिभावक एवं आज के कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष प्रोफेसर अजीत कुमार वर्मा जी से अनुरोध करता हूं कि आप अपने अध्यक्षीय उद्बोधन से हम सबों को अनुमोदित करें। आज राष्ट्रकवि दिनकर जन्मतिथि के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता का सम्मान आप सबों ने किया। आपकी स्नेह को मैं बड़ी विनम्रता से स्वीकार भी करता हूँ कि आप और आपके प्रति अपनी विनती की करता हूँ। मित्रों, कभी रास्ता भी होता है, सस्ता भी होता है। देखते हम सभी हैं
कभी कुछ विशेष थे। नजर हम सभी के पास है, उसकी नजर कुछ और गहन है। आप तक बात करते हम भी पहुंचते हैं, लेकिन कभी का आप तक पहुंचना, कभी का आप में करना हो जाता है। और जब वह आप में करता है तो कहते हैं एसेंस की तरह आपको क्या से क्या कर देता है, प्रोटेक्ट आप खुद को निहारते रह जाते हो। ये क्या हुआ कि देखते देखते मैं क्या से क्या हो गया। ये क्या हुआ कि देखते देखते मैं कहाँ से कहाँ आ गया। ये पल में अनंत की यात्रा और एक नजर में सत्य को स्वायत्त करने की क्षमता। जब स्वयं में स्वायत्त कर देता है, कविता स्वयं को सिद्ध करने की, किसी का चयन कर लेती है, तो ऐसे चयनित व्यक्तित्व बहुत थोड़े होते हैं। निस्संदेह हमारे भीतर ऐसे ही विरल व्यक्तित्व हैं। दो तेजस्वी वक्ताओं ने बड़ी गहराई से और विस्तार के साथ उनके अवदान को, भारतीयता की उनकी दृष्टि को, अस्मिता के उनके बोध को समझाया। कहने को बहुत कुछ नहीं रह जाता, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ जो मेरे मन में बात आती है और जिसकी ओर चंद्रभानु जी ने इशारा किया। और हर युग को उनके प्रति एक सावधानी बरतनी पड़ती है। युग की अपनी एक लहर होती है, निस्संदेह लहर में बहते हैं लोग, निस्संदेह। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होने चाहिए जो लहरों में बहते हुए भी एक ठहराव को आम सकें, ताकि लहर में लहराते हुए चला जाना और बात है, लहरों में टिक कर लहरों को एक अर्थ दे पाना, उसके टिके रहने से या कुछ और बात होगी। दिनकर के साहित्य का यदि आप अध्ययन करेंगे तो वरिष्ठ साहित्यकारों की तरह दिनकर टिके रहे हैं। समय को उन्होंने पहचाना है, समय के साथ उसकी यात्रा की है, समय उसमें उनमें उतरा है। बावजूद इसको उन्होंने समय को वाणी दी है और समय को खुद के द्वारा एक पहचान दी। यह उनके साहित्य में इस तत्व को देखने की आवश्यकता। इतिहास के विशेषज्ञ, संस्कृति के 4 अध्याय उन्होंने लिखा और भारत की सामाजिक संस्कृति उन्होंने अपने ढंग से पहचाना और देखा। तो मैं कभी कभी कहता हूँ कि भारत का भारतत्व, मैं भारतीयता नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भारत का भारतत्व, भारत का भारतत्व। भारत का भारतत्व इस बात में है कि अनेक लोगों ने खरूचे दी, अनेक लोगों ने उस पर लकीरें खींची, कोई संदेह नहीं। भारत ने जब अपने को देखा तो अनेक खरूचों को भी देखा, मैं नाम का उल्लेख नहीं करूंगा, लेकिन अनेक खरूचों को देखा, कभी इशारों में और कभी पर जब बात करो तो इशारों, क्योंकि इशारे दूर तक जाते हैं और वो बहुत कुछ कहते हैं जो कहन सामान्य कहन से पढ़े। तो उन्होंने देखा, पहचाना अपनी खरूचों, लेकिन आज अपने भारतत्व के कारण तब से लेकर आज तक और न जाने आने वाले कितने कल तक भारत रह जाए, क्योंकि यह आर्थ स्थल है धरती माता का जन्म। मैं कोई और
राष्ट्रपिता का अतिरेक नहीं बयान करता, लेकिन मैं यह जरूर कहता हूँ कि बौद्धिकता चारों तरफ फैली और बौद्धिकता के कारण यह असली इसकी ओर प्रभाकर की निष्ठा मैं हूँ, इसके अतिरेक ने क्या क्या नहीं इस धरती पर किए, कैसे कैसे खून खराबे हुए जिसकी ओर इतिहास के स्तर को भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन सत्य तो यह भी है कि भारत को मिटाया भी अनेक आक्रांत आए, उन्होंने अपनी सल्तनतें कायम की, उनके वंश चले और उनके साथ उसका इतिहास है, लेकिन भारत का इतिहास सनातन में पूंगापंथी के रूप में नहीं कहता, मैं एटर्निटी के रूप में, और यह एटर्निटी होती है किसी संस्कृति की तब, संस्कृति में तब जब संस्कृति स्वयं को औरों में पोषती है, औरों में प्रविष्ट करती है। हमारी आपकी सोच की बनावट और बनावट, सजावट तो अलग चीज है, वो कौशल का सजावट, और मैं थोड़ी कला से मैं इसको ध्यान है जानता है कि संगीत में जिस कलाओं से मेरा तो भाई ताल और एक माधुर्य को देख लीजिए, सजावट और बनावट का सृजन का फर्क अलग, ताल में सृजन का तत्व ज्यादा है, एक माधुर्य में सजावट का तत्व ज्यादा, और सजावट का अतिरेक जब होता है तो जो सच्ची मांग है वही विलुप्त हो जाता है, जो कि इस माधुर्य में ऐसा करते दोनों आग्रह है। तो कभी नहीं मतलब दिन का जैसे सजावट की है हमारी को सजावट की है निस्संदेह, लेकिन सजावट में सत्यमान विरोध, यह उनके कला का और उनके कलाकार ऐसे महान कवि को स्मरण करते हुए और कलाचित्त हमें उगे ताकि हम मनुष्य बने रह सके। साहित्य और कलाएं मनुष्य के भीतर, आदमी के भीतर के इंसान को मरने नहीं देती, उसको सजीव रखती है और उसे बढ़ाती रहती है, वर्धमान बनाए रखती है। यह जो उसकी खूबी है दिनकर में है और विश्व के श्रेष्ठ साहित्यकार हाँ भाई अनाथ की तरह सौंप कहा जाए कि कला में क्या है कि भाई पूरी उतरे और पूरा पी लेने के बाद भी प्यास पी लेना, ये दर्द को प्यास बनी है। कविता वहाँ होती है अपने पूर्ण उत्कर्ष पर जहाँ सब कुछ आ जाने के बाद भी लगता है कुछ और ये तरफ ये प्यास ये चाह बनी रहे इंसान में, इंसानियत की चाह कभी शेष न हो, बनी रहे। इसलिए हर युग को, हर संस्कृति को, हर जाति को, हर कौम को, हर राष्ट्र को साहित्य चाहिए होता है और जिनका जैसे साहित्यकार सत्य के लिए हमारी आवश्यकता है। स्मरण करें आप लोगों ने मुझे बैठकर कुछ कहने की अनुमति दी, इसके लिए मैं बहुत बहुत आप लोगों से विनम्रता व्यक्त करता हूँ और समय काफी होता है, आगे का कार्यक्रम होता है, अभी तीसरा इसलिए बस हूँ आप सबों को पुनः प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने गंभीर अध्यक्ष उद्बोधन से हम सबों का ज्ञान वर्धन कराया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इस उद्घाटन सत्र
के धन्यवाद ज्ञापन के लिए विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के वरीय शिक्षक डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद सुमन जी को आमंत्रित करता हूँ। सबसे पहले मैं आज भी आपको धन्य और गौरवान्वित महसूस करता हूँ। मैं यहाँ धन्यवाद ज्ञापन के लिए खड़ा हूँ। मित्रों, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे हिंदी विभाग के पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अजीत कुमार वर्मा जी, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष एवं माननीय संकायाध्यक्ष प्रोफेसर प्रभाकर पाठक जी, आज के बीच वक्ता वर्तमान माननीय संकायाध्यक्ष प्रोफेसर चंद्रभानु प्रसाद सिंह जी, बाहर से आए हुए हमारे विद्वान साथी कलकत्ता विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर राम प्रवेश रजक जी, मगध विश्वविद्यालय से आए हुए इतिहास के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर पीयूष कमल सिन्हा जी, और ऑनलाइन जुड़े हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख विद्वान वक्तागण, ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़े हुए तमाम विद्वज्जन, इस सभागार में उपस्थित सभी विभाग के विभागाध्यक्ष महोदय, संकायाध्यक्ष महोदय, उपस्थित प्रतिभागी मित्रों और मीडिया के बंधुओं, आप सभी को राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की 116वीं जयंती पर हार्दिक बधाई और सलाम। मित्रों, आज एक बात याद दिला दूं, जब हम लोग राष्ट्रकवि दिनकर को याद कर रहे हैं तो लगे हाथ ले जाओ एक और महापुरुष जिनका नाम है प्रोफेसर मैनेजर पांडे, उनका भी आज जन्मदिन है। इसीलिए इस मंच से उन्हें भी मैं याद करता हूँ, सादर नमन करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ। मित्रों, क्योंकि मुझे धन्यवाद ज्ञापन करना है, इसलिए विषय पर बोलने के लिए स्पेस है नहीं, वरना बोल तो मैं भी सकता हूँ, लेकिन संक्षेप में कुछ बातों की ओर आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करूंगा। बहुत सारे विद्वान वक्ताओं का ओजस्वी भाषण आप लोगों ने सुना। मैं समझता हूँ कि ओजस्वी के बाद कुछ बचता ही नहीं। ओजस्वी जब हो गया तो उसके बाद तो प्रकाश घटता ही जाएगा। तो मैं तो खुद ही निस्तेज महसूस कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कुछ बातें दिनकर के साहित्य पर, राष्ट्रीय अस्मिता पर बहुत सारी बातें हुई। आज हम लोग जिस दौर में गुजर रहे हैं, उस दौर में दिनकर में लोग बहुत कुछ तलाश रहे हैं। दिनकर को अपने अपने ढंग से दिनकर में बहुत कुछ तलाश रहे हैं और दिनकर का इस्तेमाल अपने पक्ष में कर रहे हैं।
और जब राष्ट्रीय अस्मिता की बात होती है, राष्ट्रीयता की बात होती है, तो बहुत लोग उसमें कायदे से राष्ट्रवाद ढूंढते हैं। वह राष्ट्रवाद क्या है लोग जानते ही हैं। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात होती है और तरह तरह के राष्ट्रवाद की बात होती है, और जिसको हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहते हैं उसका एक नया नाम भी आया है। उसका एक नया नाम आया है राष्ट्रीय रूढ़िवाद। राष्ट्रीय रूढ़िवाद को भी लोग उसमें तलाशते हैं। मैं समझता हूँ जो लोग दिनकर में यह तलाशते हैं उन्हें बहुत निराशा हाथ लगी। निराशा, दिनकर वहां नहीं है। दिनकर की वैचारिकी का सबसे मानक ग्रंथ है संस्कृति के 4 अध्याय, और उस संस्कृति के 4 अध्याय में दिनकर भारत की सामाजिक संस्कृति की बात करते, सामाजिक संस्कृति। और जब उसमें उन्होंने राष्ट्रीयता खोजेगा तो आपको रविन्द्रनाथ टैगोर के पास जाना पड़ेगा। रविन्द्रनाथ टैगोर से प्रेम, रविन्द्रनाथ टैगोर ही नहीं, आपको प्रेमचंद भी मिलेंगे। उसमें प्रेमचंद भी उस राष्ट्रवाद को नकारते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर भी उस राष्ट्रवाद को नकारते हैं। भारत की सामाजिक संस्कृति की बात करते हैं और संस्कृति के 4 अध्याय के प्रथम पृष्ठ पर जब राजेंद्र प्रसाद को किताब देते हैं उस पर प्रथम पृष्ठ पर ही वो पंक्ति लिखी हुई है रविन्द्रनाथ टैगोर की, तथाय आर्ट्स, तथाय अनार्ट्स, तथाय द्रविड़ चीन, पाठान दल मोगोल, एक देह होलोली। क्या लिखते हैं दिनकर? एक दो देह होलोली, एक दो लीन होने की बात लिखते हैं दिनकर। सामाजिक संस्कृति की बात करते हैं। वहां कोई एकल संस्कृति नहीं है। जो भारत को एक रंगी देखना चाहते हैं, एक रंग में देखना चाहते हैं, नाजीवादी और फांसीवादी राष्ट्रवाद लाना चाहते हैं, दिनकर को उनसे बड़ी निराशा हाथ लगी। दिनकर से बहुत निराशा हाथ लगी। दिनकर वहां नहीं है। दिनकर सामाजिक संस्कृति में बसते हैं, भारत की जो सामाजिक संस्कृति है उसमें। और उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो जिस राष्ट्रवाद की आप बात करते हैं वह निरीह पशुता है, निरीह पशुता। दिनकर जिस राष्ट्रीयता की बात करते हैं वह राष्ट्रीयता अंतरराष्ट्रीयता में समाई। दिनकर की राष्ट्रीयता में कई सारी पंक्तियां अंतरराष्ट्रीयता में समाई। वो विश्व मानव की बात करते, विश्व मनुष्य की बात करते। दिनकर आपको वहां मिलेंगे। और बहुत सारी रचनाएं हैं, मैं विस्तार से बात नहीं करूंगा। अब आ जाइए परशुराम की प्रतीक्षा में। परशुराम की प्रतीक्षा में देखिए बहुत कुछ है। उसमें राष्ट्रवाद के जो आज का जो राष्ट्रवाद है उसके जो बड़े बड़े पुरोधा हुए वो नहीं बोलते हैं, जानते भी नहीं, लेकिन भगत सिंह का नाम पूरी शिद्दत के साथ लेते हैं, अशफाकुल्लाह का नाम पूरी शिद्दत के साथ लेते हैं। ये है दिनकर। दिनकर लिखते हैं खोजो टीपू सुल्तान को कहां सोए, खोजो टीपू सुल्तान को कहां सोए हैं, खोजो अशफाक उस्मान को कहां सोए हैं, खोजो वीर बलवान को कहां सोए हैं, भगत सिंह वीर नौजवान कहां सोए। क्या लिखते हैं दिनकर। अब जो भगत सिंह को खोजने की बात करते हैं उनको अब किस राष्ट्रवाद में ले जाइएगा भाई, कहां ले जाइए। बल्कि यहां तक तो बहुत सारे पंक्ति हैं, कहीं कहीं तो गांधी जी को भी पीछा छोड़ देते। जब कहते हैं कि ये लोग युधिष्ठिर कौन है यहाँ जाने दो उनको स्वर्ग की, पर फिर हमें गांधी गदा लौटा दे अर्जुन भीम भी। तो ये अर्जुन भीम भी कौन है और युधिष्ठिर कौन है, जरा खोजिए।
युधिष्ठिर आपको गांधी जी मिले और भीम और अर्जुन की शक्ल में आपको भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद मिले। दिनकर की दृष्टि वहां तक है, दिनकर वहां तक ले जाते। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि जो लोग नकली राष्ट्रवाद की बात करते हैं और नकली राष्ट्रवाद के आधार पर देश का विभाजन करना चाहते हैं, दिनकर वहां नहीं बसते। बहुत निराशा हाथ की बात, बहुत निराशा। इसलिए उस रूप में दिनकर को पढ़िए, जानिए, समझिए दिनकर के मिजाज को। बहुत कुछ लिखा हुआ उसी में समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल ब्याज, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। दिनकर लिखे, जम के लिखे, सारी बातें, बहुत सारी बातें। लेकिन एक सवाल राष्ट्रपति दिनकर से भी है और आप लोगों से भी है। आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, मंथन करेंगे इसको कि आखिर परशुराम की प्रतीक्षा में तो क्रांति की बड़ी बड़ी बात है, लेकिन उसका नाम परशुराम की प्रतीक्षा ही क्यों पड़ा? दिनकर ने खुद लिखा, मातृहंता परशुराम कहा और मातृहंता परशुराम परम कुंड में स्नान करके पाप से मुक्त होता। पिता के कहने पर मां की हत्या भी करता है और पिता के कहने पर परम कुंड में डुबकी लगा करके पाप से मुक्त भी होता है। यह जो मिथ्या पाप है, इसको जानने की क्या जरूरत थी? इस पर आप लोग गहन विमर्श करेंगे। सिर्फ मेरा सवाल है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं इस कार्यक्रम के अध्यक्ष की अनुमति से यहीं पर समापन करना चाहता हूँ। प्रथम तकनीकी सत्र शुरू हो रहा है भोजनावकाश से पहले, जिसमें कार्यक्रम की पूर्ण से अध्यक्षता करने वाले विद्वान विदुषी थी प्रोफेसर सुधा कुमारी, अध्यक्ष विश्वविद्यालय हिंदी विभाग बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं आ पाई हैं। उनके स्थान पर प्रथम तकनीकी सत्र की अध्यक्षता करेंगे विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर उमेश कुमार जी, मंच पर विराजमान हैं। इस तकनीकी सत्र के मुख्य वक्ता हैं मगध विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर पीयूष कमल सिन्हा एवं कोलकाता विश्वविद्यालय के राम प्रवेश रजक जी। इन दोनों विद्वान वक्ताओं के वक्तव्य को हम लोग सुनेंगे। तो द्वितीय तकनीकी सत्र की शुरुआत करते हुए मैं प्रथम वक्ता के रूप में मगध विश्वविद्यालय के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर पीयूष कमल सिन्हा जी को आमंत्रित करना चाहता हूं। ये इतिहास विभाग के प्रोफेसर हैं। अब विश्वविद्यालय के सर्वोच्च संस्था जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से इन्होंने अध्ययन किया है। काफी अच्छे ओजस्वी वक्ता हैं। इनकी इतिहास दृष्टि काफी गंभीर और पैनी रही है। इन्हें हम लोग सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं मिथिला की धरती को नमन करता हूँ। मिथिला से मेरा बड़ा घनिष्ठ संबंध है। मैं स्वयं तो पटना का हूँ, गया का हूँ, लेकिन मेरी पत्नी मिथिला की है, दरभंगा की है। और मिथिला की संस्कृति के विषय में उनसे सुनता रहा हूँ, उनसे जानता रहा हूँ, और जो माधुर्य यहाँ की संस्कृति में है
वैसा मैं आज आप लोगों के बीच महसूस भी कर रहा हूं। मैंने बड़े बड़े विद्वानों को सुना, मंचासीन विद्वान प्रोफेसर अजीत कुमार वर्मा जी को, प्रोफेसर प्रभाकर पाठक जी को, प्रोफेसर चंद्रभानु प्रसाद सिंह जी को, और अंत में धन्यवाद ज्ञापन के क्रम में मैंने सुरेंद्र प्रसाद सुमन जी को सुना। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ, इतिहास का शिक्षक हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कहूँ। इतना विद्वतापूर्ण भाषण चंद्रभानु प्रसाद सिंह हो या प्रोफेसर प्रभाकर पाठक जी हो, जिस वस्तुनिष्ठता और जिस वैज्ञानिकता की बात हम इतिहास लेखन में करते हैं, वह मुझे आज साहित्य से संबंधित भाषण में भी दिखा, मैंने सुना और अच्छा लगा। मैं आज यहाँ उपस्थित हूँ, मैं अपने को ऑड मैन आउट महसूस कर रहा था, लेकिन आपकी तालियों की गड़गड़ाहट में मुझे लगा कि मैं ऑड मैन आउट नहीं हूँ और मैं यहाँ का ही हूँ। लेकिन आज यहाँ मैं हूँ, इसका श्रेय मेरे मित्र प्रोफेसर उमेश कुमार सिंह को जाता है और मेरे अनुज प्रोफेसर आनंद प्रकाश गुप्ता, जो एक ग्रोइंग स्कॉलर हैं और मैं उनसे साहित्य के संबंध में अक्सर बातचीत करता रहता हूँ। पटना में इनसे हमारी भेंट होती रहती है और आज मैं अगर आपके बीच में हूँ तो इन्हीं दो व्यक्तियों, उमेश भाई और आनंद प्रकाश गुप्ता की वजह से। दिनकर की राष्ट्रीयता के विषय में, दिनकर की जो सामाजिक संस्कृति, जो अभिव्यक्ति प्रदान की गई है दिनकर द्वारा, जिस सामाजिक संस्कृति की बात करते हैं दिनकर, संस्कृति के 4 अध्याय में बड़ी सुंदर व्याख्या चंद्रभानु प्रसाद सिंह और अन्य व्यक्तियों ने, अन्य विद्वानों ने की। मैं अपनी बात विंसेंट आर्थर स्मिथ से शुरू करूंगा और उसके बाद संक्षेप में मैं दिनकर की बात करूंगा कि दिनकर किस राष्ट्रीयता की बात की दिनकर ने और स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान उन्होंने किस प्रकार स्वतंत्रता संघर्ष में अपना योगदान दिया। विंसेंट आर्थर स्मिथ का नाम संभवतः आप लोगों में से कई ने सुना होगा। उनका जो लेखन है वह औपनिवेशिक प्रकार का इतिहास लेखन है। कॉलोनियल हिस्टोरियन के रूप में उनको मान्यता प्रदान की गई है। उन्होंने कई प्रकार के स्टीरियोटाइप्स, कई प्रकार के मिथक, एक बात और माफ करेंगे, मैं एकदम कोई जरूरी नहीं है कि मेरे सारे शब्द हिंदी के हों, मुझ में हो सकता है, मैं कोशिश जरूर करता हूं कि हिंदी में अपने को अभिव्यक्त करूं, लेकिन हो सकता है कि उसमें कुछ शब्द अंग्रेजी के हों, लेकिन कॉमन शब्द है जो हिंदी भाषा में प्रचलित। कुछ ऐसे स्टीरियोटाइप्स गढ़े गए, कुछ ऐसे स्टीरियोटाइप्स इन्वेंट किए गए, कुछ ऐसे मिथक इन्वेंट किए गए, जैसे कि विंसेंट आर्थर स्मिथ या उनकी ही तरह के अन्य इतिहासकारों ने यह कहा कि प्राचीन भारत में निरंकुश राज व्यवस्था थी। Indian autocracy was the only form of government with which Indian historians are concerned. इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया कि भारतीय समाज में, प्राचीन भारतीय समाज, प्राचीन भारतीय संस्कृति में प्रगति के कोई तत्व नहीं थे। इंडियन सोसाइटी, इंडियन कल्चर वाज कंप्लीटली अनप्रोग्रेसिव। अशोक के धम्म की व्याख्या की गई कि अशोक का धम्म और बौद्ध धर्म दोनों एक दूसरे के पर्याय थे। ऐसा इंटेंशनली किया गया ब्रिटिश हिस्टोरियंस के द्वारा, ब्रिटिश इतिहासकारों के द्वारा, ताकि यह सिद्ध किया जा सके, यह स्थापित किया जा सके कि प्राचीन भारतीय राज व्यवस्था न सिर्फ निरंकुश राज व्यवस्था थी, बल्कि यह राज व्यवस्था धर्मतांत्रिक थी। इट वाज अ थियोक्रेटिक स्टेट। तो ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया ताकि भारतीयों का मनोबल गिराया जा सके। भारतीयों का मनोबल गिराने के साथ साथ भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना को न्यायोचित ठहराया जा सके, टू लेजिटिमाइज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। तो एक इंटेंशनली इस प्रकार के मिथक, इस प्रकार के स्टीरियोटाइप्स इन्वेंट किए गए, गढ़े गए।
लेकिन इसके प्रत्युत्तर में कई अन्य इतिहासकार आए, आरजी भंडारकर, ए सल्टेकर, आरसी मजूमदार, नीलकंठ शास्त्री, कई आए। उस पर मैं विशेष रूप से नहीं जाना चाहूंगा। दिनकर को भी मैं इसी कड़ी का लेखक मानता हूँ। दिनकर को भी इसी कड़ी का, हम कहें आप साहित्यकार मानते हैं, मैं दिनकर को एक इतिहासकार के रूप में देखता हूँ। दिनकर इसी प्रकार के इतिहासकार हैं जिन्होंने कॉलोनियल हिस्टोरियंस के द्वारा जो स्टीरियोटाइप्स गढ़े गए, कॉलोनियल हिस्टोरियंस के द्वारा जो मिथक गढ़े गए, उनको काउंटर करने का काम किया ताकि भारतीयों का मनोबल ऊंचा रखा जा सके और हमारे स्वतंत्रता संघर्ष को गति प्रदान। अभी प्रोफेसर सुरेंद्र प्रसाद सुमन जी को मैंने सुना। सुरेंद्र प्रसाद जी ने वो कहा, रे रोक युधिष्ठिर को नैहा, जाने दे उनको स्वर्ग लोक, पर फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीम दे। वे इसको जिस प्रकार से देखते हो, मैं तो इतिहास की दृष्टि से इसे देखता हूं और कहना चाहूंगा कि यह कविता किसी दूसरे संदर्भ में कही गई। यह कविता शायद संभवतः, जैसा मुझे स्मरण है, पार्लियामेंट में किसी डिस्कशन के दौरान दिनकर जी ने यह कविता की थी और यह लक्ष्य किया था उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को। लेकिन यहाँ यह स्पष्ट है कि वह गांधी से उनका स्पष्ट रूप से मतभेद रहा, गांधी की विचारधारा से उनका मतभेद रहा। युधिष्ठिर की सत्यता, उनका ट्रूथफुलनेस, गांधी ने भी वही विचार व्यक्त किया। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर गांधी स्वतंत्रता हासिल करना चाहते थे, लेकिन नेहरू की इससे वैचारिक मत भिन्नता थी और इसीलिए उन्होंने कहा, रे रोक युधिष्ठिर को नैहा, जाने दे उनको स्वर्ग लोक, पर फिरा हमें गांधी गदा, लौटा दे अर्जुन भीम भी। वे भगत सिंह की आइडियोलॉजी में विश्वास करते हैं, अशफाकुल्ला की आइडियोलॉजी में विश्वास करते हैं, चंद्रशेखर आजाद की आइडियोलॉजी में विश्वास करते हैं। और मैं तो यह मानता हूं कि राष्ट्रीयता समाप्त नहीं होगी। राष्ट्रीयता का प्रश्न भारतीय स्वतंत्रता के साथ समाप्त नहीं हुआ। किसी भी देश के लिए राष्ट्रीयता का प्रश्न उसकी स्वतंत्रता के साथ या कोई एक राजनीतिक उपलब्धि के साथ समाप्त नहीं होता है। राष्ट्रवाद का सवाल एक निरंतरता का प्रश्न है, यह आगे भी चलता रहता है और हमें विचार करना होगा कि जिस राष्ट्रवाद की बात राष्ट्र कवि दिनकर करते हैं, वह कहाँ तक आज के लिए प्रासंगिक है। एक और उसी तरह का उदाहरण मैं दूंगा। जिस राष्ट्रवाद की बात करते हैं, मिलिटेंट नेशनलिज्म हम इसे कहते हैं, उग्र राष्ट्रवाद। किस प्रकार का राष्ट्रवाद हमारे देश, हमारे समाज, हमारी परिस्थितियों के अनुकूल है। वह एक दूसरी लाइन में कहता हूँ, बड़ी यह पंक्ति मुझे बड़ी प्रभावित करती है। छीनता हो सत्व कोई और तू, त्याग अब से काम ले, पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है। यहाँ भी वह गांधी की ओर लक्ष्य कर रहे हैं, वह भगत सिंह और चंद्रशेखर की आइडियोलॉजी की ओर इशारा कर रहे हैं। तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ आपके सामने कि किस प्रकार का राष्ट्रवाद का प्रश्न एक निरंतरता का प्रश्न है और आज हमें किस प्रकार के राष्ट्रवाद की आवश्यकता है, इस पर हमें गहन चिंतन करने की आवश्यकता है। और दिनकर शेयर को प्रोवाइड करके यह बहुत बड़ा सुनहरा अवसर हमें प्राप्त हुआ है। मिथिला विश्वविद्यालय को, मिथिला विश्वविद्यालय के जो इससे संबंधित, इस शेयर से संबंधित जो लोग हैं, इस पर गहन रूप से विचार विमर्श करें। दूसरी बात, साहित्य के विषय में कहा जाता है और कई साहित्य इस प्रकार का है भी, चंद्रभानु जी या प्रभाकर पाठक जी या अजीत बाबू या सुरेंद्र प्रसाद सुमन या उमेश जी या आनंद जी, जो हिंदी विभाग से संबंधित है, मेरी इस बात को वेरीफाई करें, मेरी इस बात से असहमत हो सकते हैं, मुझे मेरा ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। मैंने कई ऐसे साहित्य भी देखे हैं, न सिर्फ हिंदी के बल्कि अंग्रेजी साहित्य भी मैं कुछ पढ़ता रहा हूँ। कुछ साहित्य ऐसे हैं, जैसे शेक्सपियर का भी साहित्य मैंने देखा है। साहित्य मुख्य रूप से अगर कहें तो उसमें युग की प्रतिध्वनि है, वो समाज का दर्पण है, आदि आदि इस तरह की बात की जाती है। हिंदी साहित्य में भी कुछ किताबें ऐसी देखी हैं, बड़ी महत्वपूर्ण लेखकों की किताबें देखी हैं, जो एक तरह से मिरर है समाज का,
युग की प्रतिध्वनि का वर्णन है, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसा साहित्य एक पैसिव लिटरेचर होता है। साहित्य का उद्देश्य होना चाहिए, साहित्य को समाज में, देश में एक एक्टिव रोल, एक सक्रिय भूमिका अदा करनी चाहिए, सक्रिय भूमिका का निर्वाह करना चाहिए। और उस रूप में मैं दिनकर के साहित्य को देखता हूँ। दिनकर के साहित्य में वह शक्ति है, वह सामर्थ्य है कि दिनकर का साहित्य समाज को प्रेरणा प्रदान कर सके, समाज को सक्रियता प्रदान कर सके और समाज के मनोबल को, देश के मनोबल को ऊंचा उठा सके। तो यह एक्टिव लिटरेचर है। इस रूप में दिनकर के राष्ट्र कवि, दिनकर के लिटरेचर को देखा जाना चाहिए। अंत में मैं चूंकि इतिहास का विद्यार्थी, इतिहास का शिक्षक हूं, इसलिए एक बात कहना चाहूंगा, आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि दिनकर चेयर अगर हमसे किसी प्रकार की इतिहास के संदर्भ में सहयोग लेना चाहे, वैचारिक या बौद्धिक सहयोग लेना चाहे, तो मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार हूं। क्योंकि मैं मानता हूं, ऐसा मैं मानता हूं कि जैसे लोगों ने बात की संस्कृति के 4 अध्याय की, या और भी जो कविताएं उनकी हैं, चाहे वह कुरुक्षेत्र हो, रश्मिरथी हो, इवन उर्वशी में भी इतिहास के तत्व तलाशे जा सकते हैं और इतिहास के तत्व भरपूर मात्रा में मिलेंगे। और संस्कृति के 4 अध्याय तो बड़ा कहना बहुत कठिन है। हिंदी वाले कहेंगे कि यह तो हमारा साहित्य, मैं कहूंगा नहीं, यह इतिहास का एक शोध। मैं इसको इतिहास की रचना मानूंगा और इतिहास में इसको एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में, जिस तरह से हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र को या मेगास्थनीज की इंडिका को या गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स को, आर्काइव्स में जो आर्काइवल मैटर्स हैं, उसको हम उपयोग करते हैं इतिहास के स्रोत के रूप में, उस रूप में हम दिनकर के साहित्य को भी उपयोग में लाकर एक इतिहास गढ़ना चाहेंगे। एक नया इतिहास, नया नहीं बल्कि ऐसा इतिहास जिससे पूर्व में हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है, खास करके स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में हमारा जो ज्ञान है इतिहास के विषय में, उस ज्ञान में शायद उसमें अभिवृद्धि हो। समय की सीमा है बोलने को। दिनकर तो ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा कवि है जिस पर बोलने की कोई सीमा नहीं बांधी जा सकती, लेकिन चूंकि समय की सीमा है, इसलिए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा और अंत में आप सबका विशेष कर मैं अपने अनुज आनंद प्रकाश गुप्ता, उमेश जी और जितने तमाम विद्वान, सबका, आप सबों का मैं बहुत बहुत आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और आप श्रोताओं के प्रति भी, जिन्होंने बड़े ध्यान पूर्वक मनोयोग से मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दिनकर इतिहास दृष्टि, इतिहास बोध पर आपने जो व्याख्यान प्रस्तुत किया, इसके लिए एक बार पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अगले वक्ता के रूप में मंच पर आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर राम प्रवेश रजक जी को, जो कोलकाता विश्वविद्यालय में हिंदी के शिक्षक हैं। आदरणीय मंच, प्रोफेसर उमेश सर और सर, सहयोगी वक्ता, साथ ही हिंदी विभाग के जो है चंद्रभानु सर, सुरेंद्र प्रताप, प्रशांत सुमन सर, आनंद सर जो संचालन कर रहे हैं, मंदिर द्वारा जी और मीडिया, साथ ही जो स्वागत समारोह में थे प्रोफेसर प्रभाकर पाठक सर, अनिल राठौर सर और तमाम जो मंच पर थे और जिनको मैं बोल रहा हूँ, शिक्षार्थी, विद्यार्थी, आंगन में है भीड़ लगी, मैं किसको याद करूं। ऐसा है कि सभी हम अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में दिनकर के पर चर्चा करने के लिए हम एकत्रित हुए हैं। जैसा कि हम जानते हैं, अगर मैं दिनकर के व्यक्तित्व की बात करूं तो बहुत एक समर्थ व्यक्तित्व है कि हिंदी के उस
प्रोफेसर ने अपना वक्तव्य दिया, ये वास्तव में दिनकर के लेखन को दर्शाता है, किस स्तर का उनका लेखन था कि उसको इतिहास विभाग के प्रोफेसर या विद्यार्थी भी उन पर चर्चा करते हैं। जैसा कि बहुत सारे जितने वक्ता थे सभी लोगों ने यहाँ जितने भी बैठे हैं सभागार में लोग सभी विद्वान हैं, अपने अपने विषय में शोध कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। मैं वक्तव्य तो नहीं दूंगा क्योंकि मैं भी अपने आप को सुधारती मानता हूँ, छात्र मानता हूँ। अभी उतना नहीं पढ़ पाया दिनकर को, और सुनने के लोग से आया हूँ कि कुछ न कुछ इस धरती से, इस दरभंगा और इस विश्वविद्यालय की और यहाँ के विद्वानों को मैं सुनूंगा और यहाँ से बहुत कुछ मैं लेके जाऊँगा। मेरे जो विश्वविद्यालय में एक बिल्डिंग है, एक उसका नाम है दरभंगा बिल्डिंग, और वो यहाँ के राजा ने डोनेट किया था। तो हम लोग हर दिन जो है और उस बिल्डिंग में वीसी मैम बैठती हैं, जो वीसी रजिस्ट्रार वो पूरा प्रशासन का काम वहाँ होता है। तो हम लोगों को आए दिन कुछ ना कुछ काम पड़ता है ना, हम लोग अपने बिल्डिंग से निकल कर या जहाँ भी हम लोग होते हैं तो ये रहता है कि हम लोग दरभंगा बिल्डिंग जा रहे हैं, और आज मैं दरभंगा पहुँच ही गया। तो वास्तव में मेरे लिए बहुत सुखद है और इस धरती को नमन करता हूँ। और मैंने बताया कि मैं सुभाषी की तरह की दो चार बातें रखूंगा उनसे आपके सामने। रविंद्र को जितना पढ़ा तो पढ़ते पढ़ते रविंद्र और दिनकर को जितना पढ़ा पढ़ते पढ़ते चंद्रभानु सर ने भी कहा, पाठक सर ने भी कहा कि अगर संस्कृति के 4 अध्याय को पढ़े तो रविन्द्रनाथ के जो सामाजिक संस्कृति और वो विश्व मानव की जो कल्पना है महामानव की, उसके बारे में हमको पढ़ना ही पड़ेगा। तो जो दिनकर की जो रचनावली है उसको मैं पढ़ रहा था, तो पढ़ते पढ़ते एक मुझे कई जगह पर कुछ कुछ नोट के हिसाब से उनके निबंधों पे, संस्करणों पे, बहुत सारी ऐसी जगहों पे मुझे रविन्द्रनाथ और रामधारी सिंह दिनकर की चर्चा मुझे मिली। और एक चर्चा मुझे जगह जगह पर उन्होंने जो है कहीं ना कहीं रविन्द्रनाथ की चर्चा की। तो फिर एक शोध का विषय बना कि क्यों इसका कुछ लिखा जाए या पढ़ा जाए या बोलने के लिए तैयार किया जाए। तो एक निष्कर्ष में निकला कि रविन्द्रनाथ का प्रभाव, क्योंकि रविन्द्रनाथ उस समय विश्व कवि के रूप में विख्यात थे, नोबेल प्राइज उनको मिल चुका था और उन्होंने अपने लेखनी के माध्यम से पूरे विश्व में या पूरे भारतवर्ष में जाना जाता था क्योंकि वो बांग्ला के थे। तो पर फिर भी उनका जो व्यक्तित्व है और उनका जो व्यक्तित्व है, कोई ऐसा हिंदी का या अन्य किसी भाषा भाषी कोई ऐसा लेखक या कवि नहीं था जो रविन्द्रनाथ के चरित्र से प्रभावित नहीं था, और उनके प्रभाव से रामधारी सिंह दिनकर भी अछूते नहीं रहे। कई बार सोच के लगता है कि रविन्द्रनाथ कैसे उनके विषय पर रविन्द्रनाथ से प्रभावित हो सकते हैं दिनकर, पर ऐसा है क्योंकि हम निराला, महादेव वर्मा और पंत, इन कवियों को हम बहुत नजदीकी मानते हैं कि इनका बहुत प्रभाव दिखता है रविन्द्रनाथ के का इन पर। दिनकर का कैसे दिखता है, क्योंकि विश्व चेतना की बात करते हैं रविन्द्रनाथ और दिनकर करते हैं राष्ट्रीय चेतना की बात, और इनकी कविताओं में विद्रोह भी दिखता है। आप ये राष्ट्रीय कवि है तो दिनकर में भी है, तो दिनकर में प्रारंभ से अंत तक राष्ट्र चेतना ही प्रमुख रही है। यह प्रश्न भी उठ सकता है कि दिनकर जो मुख्यतः रेणुका, ओंकार, सांखेनी और कुरुक्षेत्र और परशुराम की प्रतीक्षा के कवि हैं, क्या वे रविन्द्र से प्रभावित हो सकते हैं? ये हिंदी पाठकों के बीच में एक नया दृष्टिकोण है। उसे रविन्द्र की विचारधारा के समकक्ष कैसे रखा जाएगा? स्वदेश दोनों कवियों के सामने है, किंतु उनकी स्वदेश चेतना और उनकी अभिव्यक्ति में अंतर है। और दिनकर राष्ट्र की दयनीय अवस्था से व्याकुल होकर अग्निशिखा प्रज्वलित करना चाहते हैं। वे लिखते हैं, दाता पुकार मेरी संदिग्ध को चिल्ला दे, बुझती हुई शिखा को संजीवनी खिला दे, प्यारे स्वदेश के हित अंगार मानता हूँ, चढ़ती जवानियों को का श्रृंगार मानता हूँ। वहीं पर रविन्द्रनाथ जो है माधुर्य और बहुत ही सरल और सहज भाषा में राष्ट्र की मांग करते हैं। दिनकर ये समझते हैं कि उनकी काव्य चेतना का मार्ग रविन्द्र से भिन्न है, ये दिनकर भी बोलते हैं। फिर भी उन्होंने ये स्वीकार किया है कि प्रारंभ से